आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV संक्रमण के बाद की स्थिति है। एड्स के फैलने के कारण, रोग के लक्षण और इसके इलाज से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं सफदरजंग अस्पताल की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम पुरी। नमस्ते। पहले मैं आपको बताऊंगी HIV का मतलब क्या है। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV क्या होता है कि वायरस होता है जो जिस व्यक्ति को होता है तो वो उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे कई तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें कई स्टेजेस होती हैं। शुरू में जब एक मरीज को HIV होता है तो उसके अंदर ये वायरस आ जाता है, फिर वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 से गुजरता है और जब ये जो वायरस होता है जो आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी फाइट करने की शक्ति है उसको खत्म कर देता है और लास्ट स्टेज जब आती है जब आपका इम्यून मैकेनिज्म्स बिल्कुल खत्म हो जाता है, वीक हो जाता है और आपको कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, उस कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि HIV पेशेंट एड्स में चला जाए। अगर उसको ठीक तरह से ठीक टाइम पर इलाज हो जाए तो उसका HIV से एड्स प्रोग्रेशन रुक जाता है। इसके हम कई बार कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें लगता है, बहुत हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन होता है कि इस पेशेंट को हमें टेस्ट करना चाहिए। अगर मरीज को बहुत दिन तक 3 हफ्ते से ज्यादा फीवर है, उसका 10% से ज्यादा वजन लॉस हो रहा है, उसे लंबी खांसी हो रही है, उसके शरीर में दर्दें हैं और उसकी जो कमजोरी शरीर में आ गई है, उसको जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, जिसको हम कहते हैं कि शरीर में जगह जगह पर गिल्टियां आ गई हैं, चांसेस होते हैं कई तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आ जाती हैं। तो इन जो सारे सिम्टम्स होते हैं उनको देखकर, लक्षण को देखकर हम मरीज का टेस्ट कराते हैं। या कई बार हम देखते हैं कि एक हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे एक पेशेंट है उसका मोर देन 1 पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर है, तो उसमें एड्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई लोग नशा करते हैं, कई ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो इंजेक्शंस लगाते हैं और एक ही सुई शेयर करते हैं, तो उन केसेस में भी हमें बहुत सस्पिशन होता है कि हमें टेस्ट कराना चाहिए। और ये अगर उनके अंदर लक्षण होते हैं तो हम डेफिनेटली टेस्ट कराते हैं कि उनको एड्स है कि नहीं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं। HIV का झूठा खाना खाने से HIV नहीं होता, उसके सेम एक ही बर्तन में खाने से HIV नहीं होता, हवा से HIV नहीं फैलता, मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कैसे फैलता है। इसके 4 तरीके हैं जिससे फैलता है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि सेक्सुअल रूट, सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब अगर एक मरीज HIV पॉजिटिव है और दूसरा मरीज उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो फिर HIV हो सकता है। दूसरा कि अगर एक आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून चढ़ा है जो HIV पॉजिटिव का है, तब आपको HIV हो सकता है। तीसरा, इन्फेक्टेड नीडल, सुइयों से जो ड्रग्स लेते हैं, जो बहुत इंजेक्शंस के थ्रू ये HIV बीमारी फैल सकती है। और चौथा है, अगर माँ को HIV है तो उसके बच्चे को ड्यूरिंग डिलीवरी या दूध पिलाने से, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू HIV हो सकता है। ये छूत की बीमारी नहीं है, तो इनको भी हमें अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करना है और हमें इनके साथ सहानुभूति दिखानी है, जो पीपल जो हैं लिविंग विद HIV एड्स। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगी। एड्स पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे सफदरजंग अस्पताल की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम पुरी से। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रोताओं, प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य पत्रिका के आज के अंक में आप जानकारी प्राप्त करेंगे प्रदूषण के हमारे शरीर पर होने वाले
कुप्रभाव पर। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुमित सिंगला। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में। साथ ही आपको जानकारी देंगे प्रदूषण से उपजी समस्याओं के यूनानी उपचार पर। जानकारी देंगे तिबिया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के डॉक्टर मोहम्मद इद्रिस। पोल्यूशन बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कोई ऐसे तत्व हैं जो हमारे वातावरण में, जो कि हमारे वातावरण को या उसमें रहने वाले जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं? देखिए, ये अगर शहरीकरण हो, औद्योगिकीकरण हो, वाहन है उनमें से धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज हैं उनमें से धुआं निकलता है, पत्ते जलते हैं, कभी कभी एग्रीकल्चरल वेस्ट जो पराली जलती है, तो ये वहां से आता है। पानी का प्रदूषण है जो कि सीवेज से होता है, अगर सीवेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाए उससे होता है। ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है आसपास गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से। तो ये है प्रदूषण के स्रोत। देखिए, हम इस वातावरण में रहते हैं, हम वही हवा में सांस लेते हैं, वही पानी पीते हैं, वही खाना खाते हैं, ये सब वातावरण से ही आता है। तो ये हर तरह से हमें इफेक्ट करता है, शरीर के बाहर भी, शरीर के अंदर भी। जो हवा में पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे फेफड़ों में जाते हैं। जो हवा में केमिकल्स हमारे त्वचा को इरिटेट करते हैं तो ईचिंग होती है। जो पानी में केमिकल्स होते हैं या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं, हमारे खून में मिल जाते हैं और धीरे 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 उससे भी हमारे को बुरे असर होने लगते हैं। तो हर तरह से हमारे पे असर होते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें बहुत बीमारियां होती हैं, जिसमें कि फेफड़ों की बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, फिर हार्ट डिजीजेज जिसमें कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक यानी कि पैरालिटिक अटैक्स भी होते हैं, बिकॉज जो इसमें केमिकल्स और टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे हमारे खून में जमा हो सकते हैं। उससे हमारी धमनियों का रक्त प्रवाह स्लो हो सकता है। और बहुत लॉन्ग टर्म में इसमें कैंसर्स भी देखे गए हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख है लंग का कैंसर। ये कई सारी चीजें हैं जो मिलके करती हैं। मानसिक रोगों पे अभी बहुत शोध चल रहा है इस बारे में। ब्लड शुगर बढ़ जाता है इसमें जो केमिकल्स होते हैं हवा में या पानी में। हार्ट अटैक्स बढ़ने की या हार्ट अटैक्स का रिस्क और बढ़ जाता है। अगर आप वही आदमी किसी पोल्यूशन फ्री एरिया में जाके रहने लगे तो उसका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही साथ ये चर्म रोग, जो स्किन की बीमारियां होती हैं, पोल्यूशन जैसे ही बढ़ता है स्किन की बीमारियां और बढ़ने लगती हैं। जिनको पहले से बीमारियां हैं उनका कंट्रोल बिगड़ जाता है, उनको ज्यादा दवाई लेनी पड़ती है, ज्यादा क्रीम लगानी पड़ती है। तो डेफिनेटली बीमारी होती भी है और पुरानी बीमारी बढ़ती भी है। ये प्रदूषण की रात है जो हमें घेरे हुए है। ये एक ऐसा राक्षस है जो चारों ओर से हमें घेर रहा है। हमें इसको प्रकाश से भगाना है, अपने अंदर जागरूकता के प्रकाश से इसे लड़ना पड़ेगा। हमें किसी दूसरे से उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। हम खुद ही ये प्रकाश फैलाएंगे, मिलके ये प्रकाश फैलाएंगे तो ये राक्षस हार जाएगा। छोटी छोटी चीजें करें, अपने को खुद बचाएं, खुद प्रदूषण ना फैलाएं। अगर आपकी गाड़ी में प्रदूषण है उसको ठीक करें, अगर आपके घर में इंडोर पोल्यूशन है उसको ठीक करें, दूसरों को जागरूक करें, प्लास्टिक्स को रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल करें। ये थोड़ी अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके करेंगे, सब मिलके करेंगे तो पोल्यूशन 100% हारेगा और हमारी जीत होगी, हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा और हम सब स्वस्थ और एक अच्छे प्रोग्रेसिव देश के नागरिक बन के रह सकते हैं। अभी बहुत स्टडी आई है अभी दिल्ली और चेन्नई के बीच अभी लोगों में स्टडी पब्लिश हुई है। उससे ये पता लगा है कि ये इन बीमारियों को बढ़ाता है। ये जो हमारा प्रदूषण है, खास तौर से फेफड़ों की बीमारी को, अस्थमा के लोगों को, और दूसरा डायबिटीज को बढ़ाता है, जो बिल्कुल एक नई चीज सामने आई है। पहले हम लोग इसका कारण कुछ और समझते थे, लेकिन प्रदूषण की वजह से डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम कहते हैं टाइप 2, वो भी बढ़ जाती है, जो आमतौर से शक्कर की बीमारी या शुगर कहते हैं। और तीसरा इसका है ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ता है इसका। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। जहाँ तक यूनानी का संबंध है, मैं बताऊं आपको, यूनानी के अंदर 6 ऐसी चीजें हैं जिनका हमें पूरी अपने लाइफ के अंदर, उनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया और उनका हम डेली अगर उनके ऊपर हम नियमित रूप से पालन करते रहें, तो मैं समझता हूं कि कोई आपको बीमारी छू ही नहीं सकती। उस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हवा आती है। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो एयर के जरिए होता है। तो यूनानी के अंदर में इसको होते हैं मोहिते हवा, यानी जो सराउंडिंग एयर है। तो सराउंडिंग एयर के बारे में सबसे ज्यादा यूनानी के अंदर ये कहा गया है कि ऐसी जगह रहे, ऐसे स्थान पे रहें जहां पे प्रदूषण ना केवल। लेकिन अब चूंकि हम मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं या उत्तर भारत के किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो वहां पे ये एक असंभव सी बात है, चूंकि पूरी हमारे हवा के अंदर, पूरे वातावरण में ये घुल गया है जहर।
तो वहाँ पे हमें क्या करें कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी जो बॉडी की ताकत है वो कितना हमें बचा सकती है। तो हमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि बॉडी के अंदर एक जो रेजिस्टेंस क्षमता बोल है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये है कि अगर हम सुबह सुबह शहद का इस्तेमाल करें और शक्कर की जगह हम जो आप वाइट शुगर लेते हैं, क्रिस्टल शुगर, इसको रिप्लेस करके गुड़ को कर सकते हैं हम। और अगर हम दवाओं पे भी आ जाए तो गिलो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका काढ़ा बना लें, उबाल लें, बहुत ही आसानी से मिल जाती है, सुबह और शाम ले लें, इसको रूटीन में बना लें। जो हमारा खाना पीना है उस पर भी फोकस करें। जंक फूड है उसके अंदर पहले से ही केमिकल होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे होते हैं, एमल्सीफायर के तौर पे होते हैं, एसिडिटी स्टेबलाइजर होते हैं, देयर सो मैनी। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे लिए नुकसान का होते हैं वो चीज़ें। कोल्ड ड्रिंक से इनको अवॉइड। आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के द्वारा आपको प्रदूषण से होने वाली हर बीमारी का कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सिंगला से और तिबिया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर मोहम्मद इद्रिस से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम में आगे सुनिए एक विशेष भेंटवार्ता डॉक्टर राहुल गुप्ता से। डॉक्टर राहुल गुप्ता डायरेक्टर हैं नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी द व्हाइट हाउस यूएसए में और कुछ समय के लिए भारत प्रवास पर हैं। विषय है ड्रग अब्यूज एंड ड्रग पॉलिसी। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। हमें खुशी है ये बताते हुए कि डॉक्टर राहुल गुप्ता डायरेक्टर ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी द व्हाइट हाउस यूएसए, senior advisor to the President of United States and distinguished alumnus of UCMS of batch 1988 is with us. Welcome to Akashvani Delhi, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खुशी हो रही है कि पहली बात तो आप भारत में आए हैं, UCMS में आए हैं जहां पर आप पढ़े हैं। तो किस तरह का एक्सपीरियंस, पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आप इतने सालों बाद जब आप अपने अल्मा माटर आए हैं कैसा लगता है, क्या बदलाव आप देखते हैं और किस तरह की फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जी, बहुत महसूस होता है गर्व कि जहाँ पे मैंने पढ़ा है वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर आज भी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बहुत आगे बढ़ने की तैयार है बिल्कुल। आज सवाल पूछे उन्होंने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने गहरे सवाल पूछेंगे, क्योंकि अच्छी बात है। और एक तरफ से ये सब है, दूसरी तरफ से काफ़ी कुछ बदला है और काफ़ी कुछ नहीं बदला है। जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो केयरिंग है वो नहीं बदली है। ऑफ कोर्स जहाँ पे लाइब्रेरी थी वहाँ पे कुछ और बन गया है। तो लेकिन जो मिशन ये स्कूल कर रहा है और जो मिशन हॉस्पिटल कर रहा है वो बहुत क्रिटिकल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जी, भारत में आप आए हैं, किस तरह का आपका प्रोग्राम शेड्यूल्ड है, कहाँ कहाँ जाएंगे? कुछ टाइम तो मीटिंग्स होंगी भारत सरकार के ऑफिशियल्स के साथ और बात होगी रिलेशन इस एरिया में अमेरिका और भारत के बीच में और क्या ज़रूरी है इस इम्पॉर्टेंट टाइम पे, और कुछ पर्सनल टाइम भी होगा। ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है कि भारत को एक्सपीरियंस किया जाए, महसूस किया जाए हर बार, स्पेशली वो लोग जो बाहर रहते हैं लेकिन वापस अपनी जन्मभूमि पे आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है वो महसूस करना। बहुत अच्छी बात सर आपने बोली। आप डायरेक्टर हैं नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी द व्हाइट हाउस यूएसए में, तो मैं ये जानना चाहूँगी ये ड्रग कंट्रोल पॉलिसी क्या होती है एक्चुअली? जी देखिए, जो ड्रग्स हैं वो दवाइयाँ जिससे लोग एडिक्शन भी कर सकते हैं और वो दवाइयाँ जो इंसान को अफेक्ट करती हैं गलत तरीके से, चाहे वो वैसी दवाइयाँ गांजा चरस या वैसी दवाइयाँ जो प्रेस्क्रिप्शन से मिलती हैं लेकिन इंसान उसको गलत इस्तेमाल करके बीमार हो सकता है, वो सब बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए या भारत के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए। और उसमें सारा काम करता हूँ, मेरा बजट ऑफिस का जो हम लोग वर्क करते हैं, दो चीज़ें, एक तो पॉलिसी प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए डेवलप करते हैं जो 19 डिफरेंट एजेंसीज़ सरकार में काम करती हैं, और दूसरा उसका बजट जो
$43 बिलियन का बजट है, उसको वर्क करते हैं देखने में कि वो जो डॉलर्स हैं वो सही रास्ते में लग रहे हैं, सही काम में लग रहे हैं और लोगों की जान को बचाने में लग रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण काम है ये, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसको करना और उस लेवल पर करना जब वो ग्लोबल इफ़ेक्ट करता है। इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। जैसे हमने बात की, ड्रग्स जो है वो एक नई चीज़ नहीं है। देश में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, बहुत एक पुरानी समस्या है। पर भारत में रहकर और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में रहकर एक ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से आप उसमें एक काम कर पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी समस्या है इंडिया में एंड यूएस में? जी, मैं देखिए ग्लोबल पे भी मैं बात करना चाहूँगी। जी, मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिसिन एज ए डॉक्टर, लेकिन पिछले 5 से 8 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है जो पिछले 1000 साल में नहीं आया था। वो ये है कि हमारे हमेशा इस दुनिया में हम लोग जो ड्रग्स रही हैं, जो इस तरह की मिसयूज़ हो सकती है, वो रही हैं जैसे गांजा, चरस, हीरोइन और इस तरह की ड्रग्स जो प्लांट से बनती हैं, पौधों से बनती हैं। उनके लिए किसान चाहिए सींचने के लिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, वो चेंज हो रहा है। अब जो ड्रग्स हो रही हैं वो सिंथेटिक बन रही हैं, मतलब उनके लिए आपको 2-4 केमिकल्स चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए जो आप समझ सकते हैं कैसे बनाना है, और आप एक क्लोजेट में बैठ के कुछ जो सबसे बहुत ख़तरनाक दवाइयाँ जो इंसान को ख़त्म कर सकती हैं वो बन सकती हैं बहुत कम टाइम पे। अच्छा, ये जो शिफ्ट हुआ है ये इंसान के पूरे हिस्ट्री में कभी इतना शिफ्ट नहीं हुआ, तो इसलिए पूरे दुनिया डेंजर पे ये तो हो गई बहुत है। और समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। बिल्कुल जी। और ये सिर्फ भारत और अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। इसलिए हमने एक ग्लोबल कोलिशन स्टार्ट किया जिसमें 120 देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपस में काम कर रहे हैं इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जी जी, आपने बताया सर कि अब ये सिंथेटिक भी इसकी जो उपलब्धता हो सकती है और हो रही है। तो ये बताइए कि ड्रग को, एब्यूज़ को मैनेज करना आपने बताया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करती है। तो किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है? व्हाट वेज डू यू थिंक आर इफ़ेक्टिव इन ड्रग मैनेजमेंट? देखिए, जब मैं कॉलेज में गया था, मैंने मेडिसिन पढ़ी, तो हमें लगता था कि जिस किसी को ड्रग का प्रॉब्लम है वो है क्योंकि वो चाहता है ये करना। अब हमने रियलाइज़ किया है साइंस के माध्यम से कि ये बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी होती है, जिसमें इंसान ड्रग कई बार स्टार्ट तो करता है लेकिन उसको रोक नहीं पाता आगे। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इंसान को ये समझना साइंस की तरफ से बहुत ज़रूरी है कि बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ होती है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ये भी एक दिमाग की बीमारी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि इसका इलाज भी उपलब्ध है और इसका इलाज करके ही लोगों को बचाया जा सकता है, लोगों को वापस काम पे लगाया जा सकता है और इससे पूरे ना सिर्फ समाज का फ़ायदा होता है लेकिन देश और दुनिया का फ़ायदा होता है। तो इसको देखना इस तरह से कि ये बीमारी है दिमाग की और ठीक हो सकती है, rather than ये सोचना कि अब तो इंसान गया और कोई तरीका नहीं है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात बोली सर, ये एडिक्शन है और जैसा आपने कहा इसको ठीक किया जा सकता है डी एडिक्शन सेंटर्स पे ले जाकर उनको सही तरीके से मार्गदर्शन देकर। पर यहाँ एक और बात जुड़ती है, जब हम उनको मेन स्ट्रीम पर लाने की कोशिश करते हैं तो एक स्टिग्मा होता है और वो स्टिग्मा बहुत लंबा इफ़ेक्ट छोड़ता है। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, ये सिर्फ भारत तक की बात नहीं है लेकिन काफ़ी कल्चर्स में ये होता है कि इंसान के मन में होता है हमारे कहीं भी हो रहा हो लेकिन मेरे घर में ये नहीं हो सकता, मेरे बच्चों के साथ ये नहीं हो सकता। ये जो फीलिंग है ये हमारी सोसाइटी में कई बार बड़ा मुश्किल कर देती है, उसे ही स्टिग्मा कहते हैं जी। तो हमें समझना पड़ेगा कि आज ये जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो उनको ड्रग्स की प्रॉब्लम को फ़र्क नहीं पड़ता। आप गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आप पहाड़ों में हैं, समतल ज़मीन पे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रग्स की प्रॉब्लम किसी को भी और कभी भी अफेक्ट कर सकती है। हमें इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमें इसके लिए जानकारी रखनी पड़ेगी पूरी और हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मेरे बच्चे हैं, बहुत ज़रूरी है कि मैं उनसे रोज़ बात करूं,
पूछूं बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है, कुछ है, देखो उनकी स्कूल में ठीक कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे अकेले हो जाते हैं आजकल, स्पेशली जब इतना फ़ोन और सोशल मीडिया आ गया है, तो आइसोलेशन भी बहुत हो रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों से बात करना, उनको कनेक्ट करके रखना और उनको बहुत जल्दी पता कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो स्कूल में फेल हो रहे हो, अच्छा ना कर पा रहे हो, या उनके दोस्त कम हो गए हो, या उनकी अदर प्रॉब्लम हो, तो उससे शुरू होती हैं सब प्रॉब्लम। बल्कि मैं अभी यही पूछने वाली थी आपसे कि क्यों हमारा यूथ जो है ड्रग्स की तरफ ज़्यादा खिंच रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य है, अगर वो ही अंधकार में जाएगी तो हमारा देश भी अंधकार में जाएगा। तो किस तरह से उस पीढ़ी को बचाया जाए, ड्रग्स से दूर किया जाए, ये पॉलिसी मेकिंग के हाथ में है। तो किस तरह से भारत की पॉलिसी ड्रग कंट्रोल में और यूएस की पॉलिसी किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से डिफरेंट है? जी देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि जो किसी भी देश का युवा है उसका भविष्य है, और युवा को कैसे हम उनको देखते हैं ये पता चलता है कि हमारा सिविलाइजेशन क्या है। इस मामले में टेक्नोलॉजी तो वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक खामी जो टेक्नोलॉजी की है वो हमको एक दूसरे से ज़्यादा अलग किए जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम युवा को वो भरोसा दें कि बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का और एक टाइम है आपस में करने का बात। लेकिन साथ ही साथ में बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों में भी पढ़ाया जाए। स्कूलों में बड़ी गर्व की बात है कि आज ही मैं मिला जहां मैंने देखा करिकुलम तैयार हो रहे हैं कि कैसे स्कूलों में बच्चों को पहले से सिखाया जाएगा। क्योंकि जो साइंस ये बताती है कि अगर आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर देंगे या देर कर देंगे ड्रग स्टार्ट करने में, तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स होंगे। तो इसलिए बहुत सबसे पहला जो हमारा एफर्ट होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो होना चाहिए कि युवा को इनका जानकारी हो इन बातों की और वो शुरू ही ना करें ड्रग्स को। लेकिन कई बार ये स्कूलों तक बात पहुंच नहीं पाती, इसलिए मुझे बड़ा गर्व होता है ये जान के कि चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, जम्मू कश्मीर में हो, अब स्कूल में पढ़ाया जा रहा है इस बारे में, है ना। मैं तो चाहूँगा कि सब स्टेट्स में ये पढ़ाया जाए। अमेरिका में भी हम यही करना चाह रहे हैं। मैंने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ हम काम कर रहे हैं कि हर जगह स्कूलों में इंफॉर्मेशन तैयार हो, अवेलेबल हो, कि बच्चों को खुद पता चले कि क्यों नहीं ड्रग्स करना है और जब ज़रूरत है तो कब मदद मांगनी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये बात। एक और मेरा सवाल था कि पॉलिसी बनाना एक तरफ एक विंग कह सकते हैं, पर उसका पालन करना वो बहुत ज़रूरी है, या उसको पालन करवाना सोसाइटी में। और दूसरा ये है फीडबैक। पॉलिसी बनाने से पहले हम फीडबैक लेते हैं, किस तरह से पॉलिसी हमें टर्न करनी है या चेंज करनी है। व्हाट इज़ योर मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक? जी, जब से मैं ऑफिस में आया हूँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं करता हूँ, इस पूरे देश में और फिर जितना हो सकता है दुनिया में मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। और अमेरिका में मैं स्टेट से स्टेट, राज्य से राज्य जाता हूँ। मैं इतनी माँ और पिताओं से मिला हूँ जिनके बच्चे नहीं रहे और वो रो के मुझे बताते हैं कि अगर मेरे पास दवा होती इसको रिवर्स करने के लिए, जिसे हम नलाक्सोन कहते हैं, मेरा बच्चा आज मेरे साथ होता। ये मुझे और ताकत देता है कि हम सही काम करें और जितना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ काम करें। इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने देखा, मैं प्रमोशन फॉर यूथ एंड रिहेबिलिटेशन में गया, मैं मिला ना सिर्फ उनसे जो सफ़र कर रहे हैं लेकिन उनके डॉक्टरों से, उनके कार्यकर्ताओं से। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब हम उनसे बातें सुनते हैं वो सेम प्रक्रिया, सेम प्रॉब्लम, सेम इश्यूज नहीं होती जो आप ऑफिशियल से सुनते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे लिए पर्सनली, डॉक्टर होने के नाते, अदरवाइज़ भी, कि ज़मीन में असली लोगों से मिलें और बात करें और उनके जो इच्छाएं और जो परेशानियां वो जानें, जिससे कि बाद में जाके उसको ठीक कर सके। इसीलिए चाहे मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन मैं अभी भी चैरिटी बेसिस पे पेशेंट्स देखता हूँ। That's nice. क्योंकि उस वजह से मैं समझ पाता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे हम चेंज कर सकते हैं।
जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात पूछना चाहूँगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे और वहाँ भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। उस बारे में, उस विजिट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें बहुत अच्छा लगा था उनको वाइट हाउस में आने का, और जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिका में लोग हैं उन्हें बहुत गर्व महसूस किया था। उन्होंने कांग्रेस में भी बात किया और प्रेसिडेंट बाइडेन से भी बात की। इसमें ये भी एक वो इशू है जो उठा था और एग्रीमेंट है। ये दोनों देशों में देखिए, दोनों लोकतंत्र हैं और बहुत गहरे संबंध बनते जा रहे हैं। और जो विज़िट था वो हिस्टोरिक विज़िट था। इसमें जो मित्रता है दोनों देशों में बहुत गढ़ी है और ज़रूरी है कि हम इसमें आपस में मिल के काम करें, क्योंकि ये बात जो है ड्रग्स की, ये सिर्फ अमेरिका और सिर्फ भारत की नहीं है, ये पूरे दुनिया की है। तो हम लोग जो दो देश काम करेंगे, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उस काम के होने तक जो है पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। ये सिर्फ दो देशों का नहीं, दुनिया का संबंध की बात है। और ये इस लेवल पर आप काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से कि आप इसी तरह से अच्छा कार्य करते रहें और पूरी दुनिया को एक नई दिशा में ले जाने का कार्य करते रहें। मैं ये चाहूँगी कि रेडियो के साथ आपका अगर कोई इंटरेक्शन रहा हो वो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करिए। जी, ऑफ कोर्स ऑल इंडिया रेडियो के साथ तो बहुत पुराना संबंध है, आज भी संबंध है। मैं अमेरिका में भी सुनता हूँ। सबसे बड़ा संबंध ये है कि मेरी माता श्री ने बहुत पहले 1979 में कार्यक्रम किया था जहाँ पे उन्होंने नशा मुक्ति के बारे में बात की थी। जो सारी बातें कही थी, कई बार मैं उसको सुनता हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग है कैसेट पे, और वो आज भी सब लागू होती है जो उन्होंने तब कहा था। और ऑफ कोर्स रेडियो जितने ज़रूरी है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे भारत में हो, क्योंकि वो ही जो काम करते लोगों तक पहुंचता है जब वो काम कर रहे होते हो, चाहे वो शहर हो और गांव हो। तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी माध्यम है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितना ज़्यादा रेडियो के माध्यम से पहुंच पाए लोगों तक, उतना काम किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग वर्ड्स फॉर रेडियो। और आपके माध्यम से घर घर तक हमारी ये बात पहुंचेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी आशा है। और जो एक बड़ी समस्या है जिससे आप पॉलिसी लेवल पर बैठकर बात कर रहे हैं, वो देश में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूर होगी और एक पीढ़ी जो सुंदर देश भविष्य की हम कामना करते हैं, उसके माध्यम से ये पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी दिल्ली से बात करने के लिए आपका। थैंक यू सो मच सर। ड्रग एब्यूज और ड्रग पॉलिसी। अभी आप इस विषय पर डॉक्टर राहुल गुप्ता, डायरेक्टर नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी, द व्हाइट हाउस यूएसए से शालिनी मित्तल की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का आज का अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।